Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number first, right? And I hope कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा, लर्न कर लिया होगा और important points को मार्क भी किया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 2, and the title of the chapter is Kings and Kingdoms. So in today's class we are going to deal with kings and their kingdoms, right? So सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के चैप्टर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं. So in this chapter the students will be able to define political disturbances and identify their consequences. So आज के चैप्टर में आप ये सीख जाएंगे कि कैसे आपको डिफाइन करना है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस को और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है. Then आप अंडरस्टैंड करेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ वेरियस डायनेस्टीज ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, कि मेडिवल पीरियड के टाइम पे कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, जैसे कि कौन कौन सी डायनेस्टीज राइज हुई बड़ी और कौन कौन सी डायनेस्टीज फॉल हुई. ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे. देन हम देखेंगे और एनालाइज करेंगे द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है इन द इमर्जेंस ऑफ योर न्यू किंगडम्स. देन हम इवेल्युएट करेंगे कि कौन कौन से इम्पैक्ट है फॉरेन इन्वेजन्स के ऑन दी इंडियन पॉलिटिक्स एंड दी सोसाइटी. सो बच्चों ये सारे हैं आज के चैप्टर के एम्स और इसको करेंगे हम कंप्लीट. सो लेट्स स्टार्ट विद दी चैप्टर. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंटरैक्टिव में एक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है. यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, राइट? ये है आपका स्कल्पचर्स, राइट? तो आपसे पूछा है द स्कल्पचर्स, पेंटिंग एंड इंस्क्रिप्शंस जो भी होते हैं वो हमें बताते हैं अबाउट द टाइम व्हेन न्यू किंग्स एंड किंगडम्स इमर्ज. मतलब कि जैसे जैसे नए नए किंग्स और किंगडम्स क्या होते हैं, इमर्ज होते हैं, तो वो क्या वो हमें किससे पता लगता है? वो हमें पता लगता है आपके पेंटिंग से, इंस्क्रिप्शन से, राइट? सो यहाँ पे भी एक ऐसी ही पेंटिंग है. सो alongside is a picture of K15 at Ellora Cave. तो यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है K15 की, जो कि एलोरा केव की है. तो आपको फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है? विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, अंडर विच डायनेस्टी इट वाज मेड, कि मतलब कौन सी डायनेस्टी ने इसको बनाया था एंड ये जो पिक्चर है वो क्या डिपेक्ट करती है. सो बच्चों आप क्या करेंगे, आप इंटरनेट की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे और इसके आंसर को यहाँ पे लिखेंगे. सो आई विल गिव यू अ हिंट कि ये जो आपकी केव की पिक्चर है वो कौन सी डायनेस्टी की है? वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम की है. अब आपको ये पता करना है कि ये जो पिक्चर है वो डिपिक्ट क्या कर रही है. दैट इज योर होमवर्क. Now coming to our chapter, our very first topic is political disturbances, right? So the death of Harshvardhan resulted in political disturbance in northern as well as southern India. जैसे ही डेथ हुई किसकी बच्चों? हर्षवर्धन की, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिली, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो चाहे वो साउथ इंडिया हो. बहुत सारी डायनेस्टीज थी जो कि इस टाइम पे रोज हुई एंड उन्होंने रूल भी किया ड्यूरिंग योर अर्ली मेडिवल पीरियड. इन दी नॉर्थ अगर हम बात करें तो यहाँ पे राजपूत, गजनवीज, गोरिड्स, पालास, गुज्जर प्रतिहार, ये सारे ही इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे. इन द डेक्कन अगर हम देखें तो डेक्कन में राष्ट्रकूट बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और पल्लवास भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे. चोल किंगडम था जो कि बहुत छोटे छोटे किंगडम से जो कि अराइज हुए थे और वो राइज भी कर रहे थे. द पल्लवास एंड पांड्यास and the Chol were the dominant powers in the south. तो बच्चों ये जो आपके तीन हैं कौन कौन से? पल्लवास, पांड्यास एंड चोल. ये क्या थे बच्चों? ये काफी ज्यादा डोमिनेंट थे, मतलब कि काफी ज्यादा पावर में थे. कहाँ पे बच्चों? साउथ में. एंड व्हाट दे वर ट्राइंग? दे वर ट्राइंग टू एक्सटेंड देयर किंगडम्स. वो चाहते थे कि वो बाकी के जितने भी किंगडम्स है, बाकी का जो भी एरिया है उसको एक्सपैंड करे अपने किंगडम को, राइट? उनको कैप्चर करे. एंड बाय कॉन्क्यूरिंग अदर किंगडम्स देयर वर नो बिग एम्पायर्स लाइक दी मगध एंड गुप्तास. सो बच्चों वहाँ पे कोई भी बड़ा एम्पायर नहीं था जैसे कि मगध और गुप्ता में हमें देखने को मिला. एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डिस्प्यूट्स द कंट्री बॉर्डर्स रिमेन नेग्लेक्टेड. अब बच्चों इनके जितने भी डिस्प्यूट्स चल रहे थे उसकी वजह से जो हमारी कंट्री का बॉर्डर था उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा था.
The Lord foreign powers to invade the country very soon. India become a prey to the foreign powers. लेकिन हुआ क्या, ये जो आपस में ही हमारी डिस्प्यूट्स चल रही थी, इसका फायदा किसने उठाया? इसका फायदा पूरा पूरा उठाया फॉरेन ने, राइट? तो बच्चों लोगों ने क्या किया, जितने भी फॉरेनर्स थे उन्होंने हमारी कंट्री पे इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स थे उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा था। तो धीरे धीरे हम क्या बनते चले गए, हम फॉरेनर्स के प्रे बनते चले गए एंड हम फॉरेन पावर्स के अंदर आ गए, राइट? However, जितने भी लार्ज किंगडम्स थे इस पीरियड के, which means between 750 AD to 1000 AD, were constantly fighting one another for domination of the rich and fertile Gangetic Valley of northern India। तो बच्चों अगर हम देखें तो जितने भी लार्ज किंगडम्स थे, बड़े बड़े किंगडम्स थे, किस टाइम के, आपके 750 AD से लेके 1000 AD तक, तो बच्चों वो कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे थे कि किसको ज्यादा डोमिनेंस मिलेगी, मतलब कि कौन ज्यादा रिच होगा, कौन कौन सा हिस्सा लेगा, फर्टाइल गंगेटिक वैली किसके अंदर आएगी, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में थी। इट्स नोन एज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, और इस स्ट्रगल को एक नाम दे दिया गया और वो नाम था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। सो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है मैप के फॉर्म में, किंगडम्स इन इंडिया बिटवीन 700 to 1200 AD। तो यहाँ पे आपको सारे किंगडम्स दिखाए गए हैं मैप में, जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आपके राष्ट्रकूट है, चालुक्यस हैं, राइट, चेराज हैं, पांड्याज हैं, चोल्स हैं, पल्लवाज हैं, क्षेत्रियाज हैं, उत्कलाज हैं, पालाज हैं। तो ये सारे हैं आपके क्या हैं, ये सारे हैं आपके किंगडम्स हैं। नाउ कमिंग टू tripartite struggle. So the tripartite struggle was a struggle for power and control over the central Gangetic Valley among the three major empires during the 8th century। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रगल में किस चीज के लिए स्ट्रगल हो रही थी, तो पावर और कंट्रोल के लिए स्ट्रगल हो रही थी कि किसका कंट्रोल होगा या फिर किसका पावर होगा, कहाँ पे, आपके सेंट्रल गैंगेटिक वैली में, अमंग द थ्री मेजर एम्पायर्स, राइट। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, पाल है, दे ऑल वांटेड टू कैप्चर कन्नौज। वो तीनों ही चाहते थे कि वो कन्नौज रीजन को क्या करे, कैप्चर कर ले। एंड जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट किंग ध्रुव अटैक द टू प्रतिहार्स एंड पाल्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने, ध्रुवा ने अटैक किया किसके ऊपर, प्रतिहार के ऊपर और पाल के ऊपर, एंड उन्होंने क्लेम भी किया कि वो जीत गए हैं। Now coming to the Gujjar Pratihar. So जो गुज्जर प्रतिहार थे, they were the rulers of अवंती, एंड जो पार्ट है आपके साउदर्न राजस्थान का, वहां पे क्या करते थे, वहां पे रूल किया करते थे। कब बच्चों, ड्यूरिंग अर्ली 8th century। नाउ राजा भोज, विच इज 836 AD to 885 AD, he was the greatest ruler of this dynasty। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो गुज्जर प्रतिहार के सबसे ग्रेटेस्ट कौन थे बच्चों, रूलर थे, उनका नाम था राजा भोज। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कॉन्क्योर किया था कन्नौज को, और उन्होंने कन्नौज को अपना कैपिटल, मतलब कि राजधानी भी बना लिया था। ही रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर, उन्होंने बहुत ही बड़े एम्पायर पे वास्ट किया, जो कि स्ट्रेच होता था कहाँ से कहाँ तक, कश्मीर से लेके कश्मीर टू नर्मदा एंड फ्रॉम काठियावाड़ टू बिहार। इन्होंने इन सारे एरिया को कैप्चर कर लिया था। He had great interest in literature, और इनको लिटरेचर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, और वो क्या थे बच्चों, बहुत ही ग्रेट वॉरियर भी थे, एंड वो फॉलोवर किसके थे, वो फॉलोवर थे विष्णु के। He had built many beautiful temples in कन्नौज, और इसी वजह से उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर टेम्पल्स को बिल्ड भी किया था कन्नौज में। एंड लेकिन हुआ क्या, प्रतिहार्स वर डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटास इन 916 AD। लेकिन जो प्रतिहार थे उन्होंने डिफीट कर दिया था राष्ट्रकूट को, कब बच्चों, इन 916 AD में। देन वी हैव द चाहमन्स और चौहान्स, राइट। सो बच्चों ये जो चौहान थे, इन्होंने भी रूल किया था पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान, मतलब कि आज के टाइम पे हम उस जगह को राजस्थान के नाम से जानते हैं। तो चौहान ने भी वहां पे रूल किया था, एंड जो उनके नेबरिंग एरियाज थे उन पे भी रूल किया था, और कब किया था, 7 to 12 सेंचुरीज के बीच में। दे वर कैटेगराइज्ड अमंग दी अग्निवंशी राजपूत इन दी लेटर मेडिवियल लेजेंड्स। और बच्चों उनको क्या कर दिया गया, उनको कैटेगराइज कर दिया गया, क्या कैटेगराइज किया गया, अमंग दी अग्निवंशी राजपूत, कब बच्चों, इन द लेटर मेडिवियल पीरियड। अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है पृथ्वीराज चौहान की। सो पृथ्वीराज चौहान बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करते थे अपने डायनेस्टी के, एंड
चांद बरदाई वॉज हिज कोर्ट पोएट, राइट। पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद गोरी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफीट किया था मोहम्मद गोरी को इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन विच मीन्स हरियाणा in 1191 AD. The deeds of his bravery is described by the चांद बरदाई इन हिज फेमस बुक पृथ्वीराज रासो। और बच्चों जो भी उनकी ब्रेवरी थी उसके लिए एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम क्या था, पृथ्वीराज रासो, जो कि उनके ही किसने लिखी थी, कोर्ट पोएट ने लिखी थी। इन द ईयर 1192 AD जो मोहम्मद गोरी था ही वाज अटैक्ड दिल्ली अगेन, उसने क्या किया, उसने वापस दिल्ली में अटैक किया। दिस टाइम जो पृथ्वीराज थे उन्होंने उसको फेस भी किया इन दी हरियाणा, बट इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ क्या कि जो पृथ्वीराज है उनको डिफीट कर दिया गया, और उनको डिफीट किसने किया, मोहम्मद गोरी ने। एंड इट वाज द बिगनिंग ऑफ फॉरेन रूल इन इंडिया, और वही क्या थी, वही एक शुरुआत थी कि फॉरेन रूल होने लग गया हमारे इंडिया में। देन वी हैव द सिसोदियाज। सो मेवाड़ वाज रूल्ड बाय द सिसोदियाज। तो अगर हम मेवाड़ की बात करें तो उसको रूल किसने किया था, उसको रूल किया था सिसोदियाज ने। नाउ इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम्स ऑफ द राजपूत। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्या था किंगडम था राजपूत का, वो यही था। Here is the picture of Maharana Pratap as well. So चित्तौड़ क्या था, चित्तौड़ वहां का कैपिटल हुआ करता था। एंड अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसने अटैक किया चित्तौड़ पे एंड उसने कैप्चर कर लिया फोर्ट को। बट जो अनदर राजपूत चीफ थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिकवर कर लिया वापस चित्तौड़ को फ्रॉम हिज हैंड एंड उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया रूल ऑफ सिसोदियाज को। नाउ जो महाराणा प्रताप थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड फेमस रूलर हुआ करते थे, किसके बच्चों, मेवाड़ के। देन वी हैव द टर्किश इन्वेजन, कि कैसे टर्किश लोगों ने क्या किया, इन्वेड किया। सो द तुर्क बिलोंग टू सेंट्रल एशिया, जो तुर्क थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो सेंट्रल एशिया से बिलोंग किया करते थे। एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड अंडरस्टैंडिंग टर्किश रूलर कौन थे, मोहम्मद गजनवी। नाउ ही वाज एन एम्बिशियस पर्सन, वो काफी ज्यादा एम्बिशियस हुआ करते थे एंड वो हमेशा से चाहते थे कि वो स्टैब्लिश करे पावरफुल एम्पायर को, कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में। नाउ उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सुना कि बहुत ज्यादा इमेंस वेल्थ है कहाँ पे, इंडिया के टेम्पल्स में। एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वेड किया हमारे इंडिया को 17 टाइम्स। इन 1001 AD उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटैक किया पेमचली एंड उन्होंने डिफीट कर दिया वहां के रूलर को जिनका नाम जयपाल हुआ करता था। ही प्लंडर्ड द फेमस नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स, उन्होंने सारे जितने भी हमारे नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स थे, जैसे कि आपके मथुरा में, आपके कन्नौज में, उन सबको ही प्लंडर कर दिया। एंड इन 1025 AD ही प्लंडर्ड द फेमस सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात का था, और जितना भी वेल्थ था, जितनी भी ज्वेलरी थी, जितने भी प्रीशियस स्टोन्स थे, वो वहां से लेके चले गए। द टेम्पल वॉज रिकंस्ट्रक्टेड आफ्टर इंडिया गॉट फ्रीडम, लेकिन उस टेम्पल को क्या किया गया, वापस रिकंस्ट्रक्ट किया गया, कब बच्चों, जब इंडिया को फ्रीडम मिली, विच इज 1947। So here is the picture of Muhammad Ghaznavi. Then we have Muhammad Ghori. So historians believe that Muhammad Ghori is the founder of Muslim rule in India. तो जितने भी historians हैं वो क्या believe करते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है वही क्या है, वही founder है किसके, मुस्लिम रूल के in India. And he was the ruler of small kingdom जिसका नाम था घोर in Afghanistan. So he was the most powerful ruler of Ghor dynasty. So unlike महमूद गजनवी he was interested to set up his rule in India. जैसे कि महमूद गजनवी को भी क्या चाहिए था कि वो अपने रूल को सेटअप करें इन इंडिया, वैसे ही जो मोहम्मद गोरी है वो भी सेम चीज चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगेन इन्वेड किया हमारे इंडिया में, और बहुत ही सेवरल टाइम इन्वेड किया बिटवीन 1175 AD to 1205 AD. ड्यूरिंग हिज इन्वेजन्स इन 1191 AD उनको डिफीट किया गया बाय द पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। बट जो उनकी सेकेंड बैटल थी विच इज इन 1192, वहां पे क्या हुआ, उसने डिफीट कर दिया पृथ्वीराज चौहान को। एंड 1194 AD उन्होंने वापस इंडिया में इन्वेड किया, वापस इंडिया में घुसे एंड उन्होंने डिफीट कर दिया जयचंद को, जो कि किंग थे किन्नौज के, इन द बैटल ऑफ चंदवार।
नाउ उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनेक्सेट किया पंजाब को, कन्नौज को, एंड वो वापस चले गए कहाँ पे, अफगानिस्तान इन 1198 AD, और लीव कर दिया सब कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक को, वन ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव, जो कि उसके क्या थे बच्चों, सबसे ट्रस्टेड स्लेव थे या फिर कमांडर थे, ताकि वो जितने भी उनके इंटरेस्ट है उनको लुक आफ्टर करे। सो हियर इज द पिक्चर ऑफ मोहम्मद गोरी। बट लेटर क्या हुआ, ही वॉज किल्ड इन 1206 AD, and since he had no heir, ऐबक became the independent। जो ऐबक है वो क्या बन गया, वो इंडिपेंडेंट बन गया, एंड उसने फंड किया द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। नाउ कमिंग टू दी पॉइंट्स, कि आपने देखा कि यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें, कि तुर्किश की बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई, पर उसके पीछे उसके बिहाइंड कौन कौन से रीजन से, हम उनको भी देख लेते हैं। सो जो तुर्क थे उन्होंने डिफीट किया किसको बच्चों, राजपूत रूलर्स को, जैसे कि हमने पढ़ा, एंड जबकि जो राजपूत थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हुआ करते थे। अब बच्चों ये जो रीज़न है वो कौन कौन से थे, तो फर्स्ट ये था कि जो राजपूत थे वो यूनाइटेड नहीं थे, वो एकजुट होकर नहीं रहते थे, और वो आपस में ही लड़ते रहते थे। तो तुर्किश ने क्या किया, या फिर तुर्क ने क्या किया, उसका एडवांटेज लिया, उसका फायदा उठाया, राइट। दे फॉलो ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ वॉरफेयर। उन्होंने क्या किया, अपने ट्रेडिशनल मोड्स को यूज किया वॉरफेयर के लिए, जैसे कि दे फॉट ऑन एलिफेंट्स, वाइल जो तुर्क थे उन्होंने घोड़ों का यूज किया, हॉर्सेस का यूज किया, जो कि ज्यादा फास्टर हुआ करते थे। उनकी जो आर्मी थी वो ज्यादा बेटर इक्विप्ड थी, एंड उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने पहले ही सारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज बनाई हुई थी। देन जो राजपूत रूलर्स थे वो काफी ज्यादा कंसर्न थे अपने ही किंगडम के लिए, एंड दे हैड नेवर केप्ट अ विगिल ऑन द कंट्रीज बॉर्डर्स। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये गलती करी कि उन्होंने सिर्फ अपने किंगडम से भी ध्यान दिया, उन्होंने कभी भी जो कंट्री के बॉर्डर है उस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं, जिसकी वजह से जो तुर्क का इन्वेजन है वो और ज्यादा इजी हो गया। द तुर्क सोल्जर्स फॉट फॉर अ कॉज। अब बच्चों अगर उन्होंने वॉर लड़ी तो उसका एक कॉज भी था, कि वो क्या चाहते थे, उन्हें पता था कि उनकी जो विक्ट्री है उनकी वजह से उसको बहुत ज्यादा फॉर्च्यून मिलेगा, और एज वेल एज रिलीजियस एक्सेप्टेंस भी मिलेगी। सो जो राजपूत थे उनके पास कोई भी आउटस्टैंडिंग लीडर नहीं हुआ करता था जो कि उनको यूनाइट करे, जो कि उनके इंस्पायर करे, और जितने भी इन्वेडर्स हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए भी सिखाए। सो ये सारे ही रीजंस थे जिसकी वजह से जो तुर्क थे या फिर तुर्किश थे उन्होंने इन्वेड भी किया और उन्होंने रूल भी किया। सो बच्चों यहाँ पे है आपके पास केस स्टडी, और ये केस स्टडी किसकी है, चोल की है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो चोल किंगडम है, चोल का एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी ही आपको केस स्टडी यहाँ पे गिवन है। आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और देखेंगे कि उनके किंगडम में आपको कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले। सो दैट इज योर होमवर्क। नाउ इसी के साथ हमारे चैप्टर होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। तो हम अब देखेंगे अपने लेसन के एकोस, राइट। तो बच्चों आज के पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, द पीरियड फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी AD, उसको हम अर्ली मेडिवल पीरियड के नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो राजा भोज थे उन्होंने कॉन्क्यूर किया कन्नौज को और उसको अपनी कैपिटल भी बनाया। पृथ्वीराज ने डिफीट किया महमूद गोरी को इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इज 1191 AD। उसके अलावा हमने देखा कि जो महमूद गोरी थे, ही बिलीव टू बी द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूरल इन इंडिया। देन हमने क्या देखा, राजा वॉज द श्रीयुड रूलर। तो हमने ये सारे ही पॉइंट्स इस चैप्टर में कवर किए हैं, और इसी के साथ हमारे चैप्टर होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।